ये बता रहे हैं कि हमने कहा कि द्विचक्र गामिनी और क्या क्या पता नहीं क्या क्या ये बता रहे हैं। हमारी जो भाषा है वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं किसी को है, सारी दुनिया जानती है कि हम कैसे बोलते हैं। कविता पढ़ने के लिए इससे पहले वाले मंच पर गए, संचालक ने जैसे मेरा नाम बुलाया वैसे एक आदमी मोटी लाठी लिए सामने बैठा हुआ था। उसने कहा संचालक, अरे इसको क्यों बुला रहा है, इसको गाली देने के अलावा आता ही क्या है। तो संचालक ने कहा कि दादा वो पुलिस की भूमिका थी जो गाली दे दिया होगा आपको, आज ये कवि की भूमिका में है, ये खजाना लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। मतलब उनके कहने का मतलब था कि कविताओं का खजाना लेकर के आए हैं। वो लाठी और जोर से ठोका, कहा कि तू खजाना इसका रहने दे, उतना ही दिलवा दे जितना हम लोगों से ये वसूल करके ले गया है। आदरणीय विधायक जी गए, तमाम कवि लोग चाह रहे थे कि वो रुके रहे, तमाम कवि लोग चाह रहे थे वो रुके रहे। मैं अंदर अंदर सोच रहा था कि विधायक जी चले जाएं। मैं अंदर अंदर सोच रहा था कि विधायक जी चले जाएं। यकीन मानिए, जिस मामले में आज तक विधायक पड़ गए उस मामले में 4 आना नहीं मिला है। अगर कोई पत्रकार किसी मामले में लग गया, 25 पैसा मतलब 4 आना समझो रुपए का अपने आप चला गया। इसके बाद वकील लग गया, 50 पैसा चला गया, और फिर विधायक लग गए, संपूर्ण चला गया। यहाँ संयोजक जो है पत्रकार है, आयोजक वकील है। हम इतना बड़ा खतरा लेकर के आए हैं, विधायक भी रुके तो हम क्या करेंगे भैया, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे। एक बार ताली आप लोग बजाओ, मैं जोरदार सुनाता हूँ, बहुत शानदार सुनाऊंगा। मेरा कैरियर ये लोग खा गए हैं, मेरा कैरियर ये लोग खा गए हैं। रात रात भर कविता पढ़वाते हैं, पेमेंट के नाम पर 25 पैसा नहीं देते हैं, कहते हैं कि अभी तुमको सिखा रहे हैं। कभी अगर दिया भी 1500 2000 दे भी दिया तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात में। यकीन मानिए, मैं थानेदार था, सवेरे सोकर आंख नहीं खुलती थी, 10-20 हजार बोहनी हो जाती थी। तो ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही हैं। जहां मैं कविता पढ़ने जाता हूं, इससे पहले मैं जहां गया था वहां मुझसे एक लोग पूछने लगे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। मैं यहीं से शुरू होता हूं। आप लोगों की तालियां बताएंगे कि आप लोग कितना मुझे पसंद करते हैं। बार बार आप लोग कहते थे महोली कब आओगे, महोली कब आओगे। मैं एक बात कहता हूं कि अगर आपकी चाहत होगी, अगर हमारे भाइयों का प्यार होगा तो एक दिन जरूर आऊंगा, और वो दिन आज आया जो मैं आप सबके बीच में हूं। पूछने लगे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। मैं कुछ नहीं बोला। फिर कहने लगे थानों पर करप्शन की स्थिति कैसी है। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मेरे सवालों का जवाब दो। मैंने कहा तो मैं पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूं और मंच से कविताएं पढ़ता हूं। उन्होंने कहा मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने कहा यह सवाल का ही जवाब है, तुम प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में पूछते हो। अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होती तो क्या मुझे मंच से कविता पढ़ने की मोहलत मिलती? अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होती तो क्या मुझे मंच से कविता पढ़ने की मोहलत मिलती? तो उन्होंने कहा दूसरे सवाल का जवाब दो, थानों में भ्रष्टाचार कितना है। हमने कहा खुद नहीं समझ सकते हो। अगर थाने में कुछ मिल रहा होता तो ये रात रात भर जाग के हम कविता पढ़ते। कोतवाल साहब बैठे हुए, आदरणीय चौबे जी का स्वागत करता हूं। सबको लग रहा है ये कविता पढ़ने आए। नहीं, कविता पढ़ने नहीं आए हैं। इनको भी लग रहा है कि मंच पर जो है इधर से व्यवहार जो है अगर उधर करूंगा तो ज्यादा सेट हो जाएगा। इस चक्कर में सीखने के लिए आए, पर इनके लिए ताली बजाएं। पुलिस की नौकरी करना और दोस्ती निभाना बहुत कठिन है मेरे दोस्तों। पिछले होली में जब मैं संदना में कोतवाल था, इसी जिले में, मैंने एक ट्रक
शराब का पकड़ लिया, अंग्रेजी शराब मैंने 1 ट्रक पकड़ लिया। अब जो मेरे यार दोस्त हैं, कभी मित्र हैं, इन लोगों के फोन आने लगे, दोस्तों के फोन आने लगे कि थानेदार साहब, मैंने कहा क्या? कहा कि मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो। मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो। मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो, और दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा। दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, हम आ रहे हैं, 1 ट्रक नमकीन भी पकड़ो। अब बताओ 1 ट्रक काहे लगे, नमकीन पकड़ो। अच्छा, श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी हुई। श्री कृष्ण जी ने जब देखा कि सब राधे राधे श्री कृष्ण जी का नाम इतने प्रेम से ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं अवतार ले लूं। इनको हो तो खत्म करो यार, और ना हो तो ठीक है, हाँ खत्म कर दो। खत्म की हो तुम तो, हमें लागत है हम इनका खत्म कर दिया यार। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि लोग बहुत भक्ति भाव में हैं, मैं अवतार लेना चाहता हूं। मैंने कहा प्रभु अवतार न लो, दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या दिक्कत होगी? सुनिएगा मेरा जवाब कि दिक्कत ये होगी, और अंतिम चौथी लाइन पर एकदम जोरदार हंगामा खड़ा करिएगा मेरे दोस्तों, जो कुछ भूला भुलाया सब याद आ जाएगा मुझे। मैंने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। 50% पर एडवांस पेमेंट मत उठा करिए, काम हो जाए तब पैसा दीजिए, नहीं तो पैसा भी चला जाएगा और चालान भी हो जाएगा। जब तक काम ना हो भुगतान मत करिए, जब तक। चौथी लाइन बाकी है कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सारा खाए अब घूमती हैं गोपियां, चाकू सारा खाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। हवालात जाते जाते मुलजिम फिर से बता रहा हूँ जेल चला जाएगा। चौथी लाइन बाकी है भी, चौथी में और मजा आएगा, हमारे में एकदम ताली निकल पड़ेगी। चौथी कि तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा, और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। चंद्र ग्रहण लग गया है, चंद्र चांद ग्रहण में है। मैं अंकिता जी के बगल में बैठा हुआ था, मैंने इनसे कहा कि चांद में, चंद्रमा में, चांद में ग्रहण लग गया है। इन्होंने ऐसे मोबाइल निकाला और मोबाइल में कैमरा ऑन किया, फिर अपना चेहरा देखा और उसके बाद मेरी तरफ देखा और कह रहे हाँ लग गया है। तो हाँ लग गया। एक बड़ा इसमें बिहार में चल रहा है, एक है मेरा दोस्त है, अभी जैसे मैं कहूंगा वैसे आप लोग किसी नेता से जोड़ देंगे, चुनाव लड़ते हुए नेता से किसी जोड़ देंगे। मेरा एक दोस्त है बिहार में, उसको सब नवी फेल कह करके चिढ़ाते हैं मेरे दोस्त को। अब हम दोस्त को कहेंगे, आप किसी न किसी नेता से जोड़ देंगे, मैं जानता जरूर हूं। तो उसका दर्द है, उसने हमसे कहा, क्या कहा? उसने कहा कि यमक अनुप्रास भी तो कह सकते हैं। यमक जो अलंकार है, यमक अनुप्रास भी तो कह सकते हैं, आम को खास भी तो कह सकते हैं। यमक अनुप्रास भी तो कह सकते हैं, आम को खास भी तो कह सकते हैं। और मुझे क्यों नवी फेल कहते हैं? मुझे क्यों नवी फेल कहते हैं? 8वीं पास भी तो कह सकते हैं।
आप लोग बहुत भेदभाव करते हो, बहुत भेदभाव करते हो। क्या भेदभाव करते हो कि वही चीज जब लेखपाल देता है तो आप उसकी तारीफ करते हो, कहते हो लेखपाल साहब ने दे दिया, लेखपाल साहब ने दे दिया, लेखपाल साहब ने दे दिया। और वही चीज जब हम देते हैं तो 4 जगह बुराई करते हो, इधर उधर जाके हमारी बुराई करते हो। तो ये पूछ लेंगे ऐसा कौन सी चीज दे देते हैं लेखपाल जो तारीफ होती है, आप दे देते हैं तो बुराई होती है। हमने कहा पट्टा। ताली बजाओ और मजा आओ। तो हमने दादा को पकड़ लिया, हमने कहा दादा आप ये बताओ, आप ये भेदभाव क्यों करते हो, आप ये भेदभाव क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पट्टे में उसके पट्टे में फर्क है। तो हमने कहा क्या फर्क है? तो दादा ने क्या कहा कि दोनों दरिया के दो किनारे नजर आते हैं। दोनों पट्टे, अपना पट्टा उनका पट्टा, दोनों दरिया के दो किनारे नजर आते हैं, दोनों में 2 तरह नजारे नजर आते हैं। और देता पटवारी तो जमीन दिखाई देती, आप देते तो दिन में तारे नजर आते हैं। तो इतनी बढ़िया कविता, मजा आ रहा है ना सबको? एक बार ताली बजाए बताओ कि मजा आ रहा है। इतनी बढ़िया कविता पढ़ता हूं लेकिन मेरा करियर सेट नहीं हो पा रहा है, करियर सेट नहीं हो पा रहा है। एक जगह मैं कविता पढ़ने गया, वहां एक नौजवान बैठा हुआ था। मैंने बहुत अच्छी कविता पढ़ाई, बहुत अच्छी कविता पढ़ी मैंने। वो न हंसा, न मुस्कुराया, न तालियां बजाई। मैंने कहा भाई मैंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, आप न हंसे, न मुस्कुराए, न ताली बजाई, क्या मेरी कविता पसंद नहीं है? उसने कहा तुम्हारी कविता तो बहुत पसंद है लेकिन एक बात है। मैंने कहा क्या बात है? उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और फिर बोला कि तुमने मेरा चालान किया था। मैंने कहा वो हमारी पुलिस की भूमिका थी, उसमें मैंने चालान कर दिया होगा। तुमने 2 गलतियां की होंगी, एक तो कोई अपराध किया होगा, नहीं तो अकारण क्यों चालान करेंगे? कोई अपराध किया होगा तुमने, और दूसरे हमको कुछ दिया भी नहीं होगा। नहीं मतलब अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दिया होगा। यार आप लोग गलत समझते हो, कोई अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं देगा तो हम कैसे चालान नहीं रोके छोड़ेंगे उसका? एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, तुम मजा आएगा फिर। हाँ एकदम धन्यवाद हुआ। तो मैंने कहा वो भूमिका थी, आज मैं कवि की भूमिका में आया हूं, कवि की भूमिका में आया हूं। मैंने तुम्हारा 10 बार भी चालान किया है तो आप उस बात को भूल जाओ और तालियां बजाओ जोरदार अगर अच्छा लगे। उसने कहा मैं भूल जाता हूं कि आपने मेरा चालान किया था, पढ़िए अच्छा लगेगा, ताली बजेगी। मैंने और अच्छी कविता सुनाई, उसने और आंखें लाल कर ली। मैंने कहा भाई अब क्या हुआ? तुमने तो वादा किया था कि तुम अपना चालान भूल जाओगे। उसने कहा कि मैं अपना चालान तो भूल गया हूं। तो हमने कहा फिर? उसने कहा कि तुमने हमारे बाप का भी चालान किया था। अब ऐसी परिस्थिति में कविता पढ़ना पड़ता। हमारा करियर तो मतलब करियर तो खा गए समझो लोग। आप नहीं पसंद करोगे हम कहां जाएंगे यार? हैं? आपके भरोसे हम यहां चले आए, आप ना पसंद करोगे तो हम कहां जाएंगे बताओ? अभी इनसे जगजीवन जिसे हम कहने लगे कि हमको भी कविता के 2-4 जो है सिखा दो, हम भी लिफाफा पाने लगे। ये जो है अपनी कलम देखे, डायरी देखे और हमारी तरफ देखे और कहे कि जब इतने बड़े डंडे से कमा करके तुम्हारा पेट नहीं भरा तो ये कलम से तुम कमा के तुम्हारा पेट भरेगा। तो हमने कहा नहीं फिर भी कुछ सिखा दो। तो कहे कि चलो साथ साथ रहो हमारे। तब से इन लोगों के साथ में हूं। वकील साहब का प्रोग्राम है, पत्रकार साहब करा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में अब जो दौर हमारे बाप दादाओं का निपट गया, अब जो दौर है वो बिना वकील के किसी का चल नहीं सकता है। तमाम जलने वाले हैं जो उल्टी सीधी दरखास्तें मुकदमे में फंसाते रहते हैं, दिलाते रहते हैं, और उनसे कोई अगर हमको बचाता है तो वो है वकील। एक बार वकील साहब के लिए ताली बजाइए, मैं सुनाता हूं।
हालांकि वो जो दरखास्त है वो अपने आप लिखी भी नहीं जाती हैं, वो भी वकील ही लिखवाते हैं। 4 लाइन कहता हूं कि अपने दम से जो हासिल मुकाम करे, वकील साहब सुनिएगा और आप लोग भी समर्थन करिएगा, कि अपने दम से जो हासिल मुकाम कराए, फेल है जो दंड भेद साम दाम नाई है। और काला कोट पहन के लड़े मुवक्किल वक्त, फैशन के ज्यादा कोई ताम झाम नहीं है। और दिन भर खड़े खड़े बीते अदालत में, घड़ी भर तनिको आराम नहीं है। और सबका जमानत चाहिए पहली तारीख में, सबका जमानत चाहिए पहली तारीख में। भैया वकालत आसान काम नहीं है। हालांकि आप लोगों ने ताली कमजोर कर दी वकील साहब के नाम पर, एक बार जोरदार बजाओ, नहीं तो ये तुरंत भी कह देंगे कि प्रोग्राम खत्म, चलो जाओ, तो क्या करोगे। और यही झोंक में हमारा मन कह रहा है, मेरा मन कह रहा है कि पत्रकारों के लिए भी 4 लाइन झोंक दें। पत्रकार भाई भी लोग बैठे हुए हैं, तो एक बार आप लोग समर्थन करिए। 4 लाइन आपके लिए कहना चाहता हूं, जरा सुनिएगा कि एक सच्चा पत्रकार क्या चाहता है, कि मुझे न तीर न तलवार की जरूरत है। हम लोग हमेशा अपने लिए कहते हैं कि हम उन दुर्गम जगहों पर जाते हैं जहां की कोई नहीं जाता है, हम उन अंधेरी रातों में जाते हैं जहां कोई नहीं जाता है। हमारा काम बहुत बहादुरी का है, फिर भी हमको उसके लिए तनख्वाह मिलती है। हमारा एक ग्रामीण अंचल का पत्रकार, जहां हम जाते हैं वहां वो जाता है, जहां हम जाते हैं वहां वो जाता है। कभी हमारे साथ, कभी हमसे पहले, कभी हमारे बाद पहुंचता है। और उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि ग्रामीण अंचल में कोई बहुत ज्यादा उसको तनख्वाह मिलती है। अगर स्टाइपेंड मिल जाता हो तो उसकी बात नहीं करता हूं। बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में हमारा पत्रकार काम करता है। एक सच्चा पत्रकार क्या चाहता है, वो मेरी कविता है कि मुझे न तीर न तलवार, सुनिएगा भैया, मुझे न तीर न तलवार की जरूरत है, सच को कहने को बस अखबार की जरूरत है। मुझे न तीर न तलवार की जरूरत है, सच को कहने को बस अखबार की जरूरत है तक तो ताज की कोई नहीं ख्वाहिश मुझको, कलम में सिर्फ मुझे धार की जरूरत है। आपने दिल जीत लिया हमारा। हमें लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ ना कुछ करियर आप लोग सेट जरूर कर देंगे हमारा, क्योंकि आप करियर का ही चक्कर रहता है। मैं जैसे आप कब सम्मेलन देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कब सम्मेलन आप ही लोग कराते हो, हम भी कराते हैं कब सम्मेलन। हमने अपने संदना थाने में, जब मैं कोतवाल था, तो कब सम्मेलन कराया। ये कवि, बहुत सफाई के साथ कहता हूं मैं, ये कवि जो त्याग, तपस्या, बलिदान, भारत, चीन, पाकिस्तान की बात करते हैं, बॉर्डर की बात करते हैं, ये पेमेंट के नाम पर 1 रुपया नहीं छोड़ते हैं। ये सच्चाई है। मैंने बात किया कि कब सम्मेलन होना है, इन्होंने कहा कि आ जाएंगे। किसी ने 25,000 बताया, किसी ने 50,000 बताया, किसी ने 1 लाख बताया। मैंने कहा आ जाओ, आ जाओ, सबका पेमेंट होगा। ये सारे लोग आ गए, रात भर जनता जुटी, बहुत धुआंधार कब सम्मेलन हुआ, जैसे यहाँ आप लोग जुटे हुए हैं। जब इन लोगों के चलने का नंबर आया, मैंने ईमानदारी के साथ, जिसका 25,000 तय था, 50,000 तय था, 1 लाख तय था, उसके हाथ में रख दिया। जगजीवन भाई तुरंत लिफाफा फाड़ के देखने लगे। लेकिन जब देखे कि इनका पेमेंट पूरा है, तो इनकी आंख से आंसू आ गए। इन्होंने कहा भैया आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं पुलिस को बहुत गलत समझता था, आज मैं जान गया। हमने कहा क्या जान गए हो? इन्होंने कहा कि आज मैं जान गया हूं कि पुलिस पैसा देना भी जानती है। अरे मैंने कहा सब जानते हैं भैया। तो कहे कि क्या अब हम लोग जा सकते हैं? हम कहें कविता हो गई, पेमेंट हो गया, जाओ। ये लोग चल दिए। आगे जो है कोनी घाट चौराहा पड़ता, तिराहा पड़ता था, वहां हमने चेकिंग लगवा दी। एक बार ताली बजाओ, मदन आ जाए तो फिर बताओ। वहां हमने चेकिंग लगवा दिया। जो गाड़ी थी प्रख्यात मिश्रा,
पढ़े थे कि वो गोली मारो आजाद करो पढ़ो, तो गोली किससे मार देंगे, गोली किससे मार देंगे? ये कहते पिस्तौल से गोली मार देंगे देशद्रोहियों को। हमने कंधे पर रखा हाथ, हमने कहा प्रख्यात, तो कहें हाँ दादा। हमने कहा वो पिस्तौल हमको दे दो। इन्होंने कहा कौन सी पिस्तौल? हमने कहा जिससे तुम मारने की बात कर रहे थे। इन्होंने कहा वो कविता थी। हमने कहा नहीं, अगर बात बयान में आ गई है पिस्तौल वाली तो पिस्तौल देना पड़ेगा। इन्होंने कहा नहीं है, तलाशी ले लो। इनको हमने 100 कदम दूर हटा दिया, तलाशी लिया, पिस्तौल बरामद हुई। जगजीवन मिश्रा कहने लगे, प्रमोद पंकज कहने लगे पिस्तौल तो प्रख्यात के पास से बरामद हुई, हमसे क्या मतलब है? हमने कहा नहीं, हमको अपने मुखबिर से पता चला है कि ये पूरा गिरोह रात में कहीं एक साथ रहा है। गुस्सा आ गया लवकुश को, कहे दादा पूरा गिरोह, आप कवियों की टोली को गिरोह कहते हैं, आपकी ये भाषा शैली है? हमने कहा भैया हमारी यही भाषा शैली है और अभी भी भाषा शैली हमारी बदली नहीं है। आज भी जब मैं चलने लगा, जगजीवन जी से पूछा, हमने कहा कि वो घटनास्थल कितनी दूर है? घटनास्थल कितने? तो हमने कहा, इन्होंने कहा कि आपकी ये भाषा शैली है, आपकी आंखें फूट गई थी क्या? आपके थाने में कब सम्मेलन हुआ था? आप खुद गवाह हैं। मैंने पुलिस का जो सबसे बड़ा दर्द है उसको रखा। आपको हंसी भी आएगी, आपको क्रोध भी आएगा और गुस्सा बहुत लगेगा आपको, तालियां भी बजेंगी। मैंने पुलिस का सबसे बड़ा दर्द रखा। मैंने कहा लवकुश भाई यकीन मानो, मेरे सामने कब सम्मेलन हुआ है, मेरे थाने में कब सम्मेलन हुआ, मैं उस कब सम्मेलन का पूरी तरीके से गवाह हूं। लेकिन मेरे भाई अदालत में पुलिस की गवाही मान्य नहीं है। जिससे जो तय था सब धीरे धीरे हमने वापस ले लिया। इन लोगों को लगा कि खतरा बहुत बढ़ गया है, तो ये लोग तब से हमको अपने साथे रख लिए कि अब तुम चलो पार लगवा दिया करो, कविता के दम पर हमको कौन बुलाएगा। इनके माला पहनाने से बताओ हमारा कौन भला होगा? जिनसे भला होना है, जिनसे भला होना है, वो तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी जब बैठे थे हम लोग खड़े हुए तो दादा आए, हमको माला पहनाए, प्रमोद पंकज जी को माला पहनाए, हमको माला पहनाए, सभी कवियों को माला पहनाए। इनको माला हाथ में दिया तो इन्होंने कहा कि हमको माला नहीं पहनाए। तो हमने कहा कि वो आपको, हमने कहा कि वो हमको अपना समझते हैं इसलिए माला पहनाए हैं। तो इन्होंने कहा हमको नहीं पहनाए। हमने कहा वो आपको अपनी नहीं समझते हैं। तो पुलिस विभाग में भर्ती आती है, लड़के लड़कियां मुझसे पूछने लगते हैं कि पुलिस में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तब हम बताते हैं। हमने कहा पूरा कोर्स नहीं पढ़ाऊंगा, 4 लाइन में बताऊंगा, अगर समझ जाओ तो समझ जाना। हमने कहा कि पुलिस में आने के लिए, दरोगा बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए और फायर बदमाश जो तुम पे करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलानी आनी, तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। फायर बदमाश जो तुम पे करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। खिली रात चांदनी, सुनिएगा, मतलब मैं लिखता भी हूं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे लफंडरे नहीं है, लिखते भी हैं कि रात सुहानी
खिली चांदनी रोशन चांद सितारे थे। इससे बढ़िया कौन लिख देगा, जरा हमको बताओ। है कौन लिख देगा, बजाओ ताली। रात सुहानी खिली चांदनी रोशन चांद सितारे थे, जानू सोना कहती थी वो, उसे बहुत हम प्यारे थे, उसे बहुत हम प्यारे थे। मगर बेवफा चली गई वो संग गैर के डोली में, हम भी आखिर क्यों कर रोते, हम ही कौन कुंवारे थे। महबूबा मुफ्ती की बात हुई। उन्होंने कभी कहा कि हम देश का तिरंगा नहीं छुएंगे। हमने कहा जब देश में इतने देशभक्त हिंदू और मुसलमान हैं तो हम नहीं चाहते कि कोई पाक परस्त हमारा तिरंगा को छुए। तब हमने 4 लाइन कही और वो हास्य और देशभक्ति दोनों हुई हो। तो आप लोग बताइएगा, 4 साल पहले कही थी, हो सकता है थोड़ा भूल जाओ, लेकिन अगर ताली बजा दोगे तो सब याद आ जाएगा, वादा है। हमने कहा कि देश में अब नया कोई अजूबा नहीं चाहिए, देश में अब नया कोई अजूबा नहीं चाहिए, तोड़े जो देश वो मंसूबा नहीं चाहिए। देश में अब नया कोई अजूबा नहीं चाहिए, तोड़े जो देश वो मंसूबा नहीं चाहिए, और झंडा हमारा ले गले मिले पाक से, ऐसी जहरीली महबूबा नहीं चाहिए। भारत माता की। भैया जितना हम जानते थे 4 लाइन सुना दिए, अब ताली बजाओ तो और अच्छा सुना देंगे। माहौली में बुजुर्गों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मुझे लगता है कि अब उसको और आगे बढ़ाना समय, मतलब सोने पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोने पर सुहागा होगा, हम कह रहे हैं कि अभागा होगा। आपकी तालियां बजाएंगे कि मैं बुजुर्गों के बारे में जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। पहले एक टिप्पणी करता हूँ। अभी जब हम गाड़ी से हम लोग आए तो जब हम लोग अंदर चले गए तो हम मेले की तरफ निकल गए कि हो सकता है कोई जाना पहचाना आदमी मिले, जाना पहचाना आदमी मिले। 2-4 आदमी मिले। लवकुश भाई कह रहे हैं कि 200-300 आदमी, 400 आदमी मिले। यकीन मानिए यही लोग हम लोगों को बदनाम करते। 10-5 हजार अगर कहीं मिल भी गया तो यही लोग कहते कि अरे करोड़ों ले लिया, करोड़ों ले लिया, लाखों ले गया। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। इनके लिए जरा एक बार ताली बजा तो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और फिर हम बताते हैं, हम अपने आप में चालक हैं, हम अपने आप में चालक हैं। संचालक जिसको चाहिए उसको, हम अपने आप में चालक हैं, क्योंकि हम जनता से चालित होते हैं। यकीन मानिए, इसको चाहे अपनी तारीफ समझिए, चाहे हमारा प्यार समझिए, आपसे बड़ा हमने आज तक किसी को समझा नहीं है, किसी को जाते हुए आज तक हमने रोका नहीं है। कौन आया कौन गया कभी परवाह नहीं की, क्योंकि आपको मैंने अपना भगवान माना है। जो मुझको चाहते हैं उनके साथ सेल्फी लेता हूं, अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा देते। इंस्पेक्टर साहब, दरोगा जी, कोनो कहते दरोगा जी एक सेल्फी ले, कोनो कहते सिपाही जी एक सेल्फी ले लें, उसके अपने हाथ से लेता हूं। इसके बाद जो मुझसे प्यार करता है उसके साथ सेल्फी के लेने वाला इस दुनिया का कोई भी आदमी हो, अगर धर्मराज उपाध्याय ने सेल्फी ली हो तो आप लोग उसको गलत कह दीजिएगा, नहीं लेता हूं। बाहर निकला, एक दादाजी 60-65 साल के मिल गए। टेकते टेकते मेरे पास आए, कहे बेटा कब सम्मेलन पढ़ने आए हो? तो हम कहे हाँ दादा। तो कहे बेटा कोई कवियत्री नहीं लाए हो? कवियत्री नहीं लाए हो? हमने कहा दादा अब जहां आप हो उसमें क्या कवि क्या कवियत्री? अरे सुन लो हमको, हम भी बहुत बढ़िया कविता सुनाते हैं। उन्होंने कहा बेटा सुन तो तुमको भी लेंगे, लेकिन माफ करना तुमसे वो फीलिंग नहीं आती है, तुमसे वो फीलिंग नहीं आती है। तो ऐसे हैं बुजुर्ग कि दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। और रखा हो दूर भट्टी से,
रखा हो दूर भट्ठी से तब भी छूना नहीं चाहिए। रखा हो, बार बार बाबा बाबा कह के उकसा रही थी, तो हम बताएं इनको कि रखा हो दूर भट्ठी से तब भी छूना नहीं चाहिए। बहुत ही देर तक लोहे की गर्माहट नहीं जाती। अब बुढ़ापा जीते हैं ऐसे, जवानी छाई हो जैसे। बुढ़ापा जीते हैं ऐसे, जवानी छाई हो जैसे। ये मिर्चे सूख जाते फिर भी कड़वाहट नहीं जाती। लड़ाने वालों के नाम से कहता हूं कि हलाकू जार और चंगेज कब के मिट गए फिर भी। हलाकू जार और चंगेज कब के मिट गए फिर भी, क्यों इनके नाम पे जारी ये टकराहट नहीं जाती। नौजवान लड़कों के लिए कहता हूं कि वो अपनी का है, दिल तोड़ दिया तो वो कहा तक दरोगा जी हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। अरे ब्लॉक कर दी, दूसरा देखो। तो अकाल है का है? अकाल है, ब्लॉक कर दिए, मरे जा रहे हैं। हम उनसे कहते हैं क्या कहते हैं कि दरोगा जी वो अपनी बेवफाई से मेरा दिल तोड़ जाती है। तुमको तोड़ दे दूसरा देखो जोड़ो। ये कह रही हैं कि रात को यहाँ से जाना पड़ेगा, रात को यहाँ जाना पड़ेगा। अरे मैं तुमको ललकारता है तो कोई ऐसा नहीं है जो मतलब कहे कि भाई हम तैयार हैं। कुछ अगर अवैध भी है तो वकील साहब हैं सामने, है? सीमा आई के हिम्मत से यहाँ चढ़ी आई और तुम लोग यहाँ डर रहे यार। बताओ, ज्यादा ब्रह्मा न पले और पड़े पहले बताइए, बाद में पैसा ले हैं कहे रोक ले हो तुम पैसा दो। तो रोकने का मतलब भाई जैसे शादी विवाह करके रोकना, हम अवैध बात नहीं कहते हैं कि मतलब आप ऐसे किसी को रोक लो। भाई क्यों रोक लोगे भाई, किसी को क्यों रोक लोगे। तो कहे कि वो अपनी बेवफाई से मेरा दिल तोड़ जाती है, तो हम कहते तब मैं ही मजबूर हूं दिल से, मेरी चाहत नहीं जाती। ताली तो बजेबे नहीं गए तुम लोग यार, इतना खोए गए, इतना खोए गए। माहौली जब पिछले कब सम्मेलन में मैं आने लगा, पिछली बार बुलाया गया था, मैं चलने के लिए तैयार था लेकिन नहीं आ पाया। क्यों, वजह बताता हूं। जब मैं आने लगा तो मेरी धर्मपत्नी जी मुझे टीका लगाने लगी, तो मैंने एक बात उनसे कही कि डार्लिंग, अरे अपनी घरवाली को कहे डार्लिंग यार, भाई आपकी घरवाली थोड़े डार्लिंग कहे जो आप इतना मतलब गुस्सा कर रहे हो, नाराज हो रहे हो, हाँ तो ये कौन सी बात हुई भाई। अपनी घरवाली को डार्लिंग किया, कहा जिसको ब्याह करके लाया हूं उसको कहा डार्लिंग। ऐसा नहीं है कि मैं जगजीवन जी की तरह नहीं हूं। तो मैंने कहा डार्लिंग ऐसा टीका लगा दो कि मैं जिस किसी सुंदर लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं वो एक्सेप्ट हो जाए। यकीन मानिए 4 तो टीका लगे थे हमको, 4 टीका लगे, 14 टांका लगे और सब डॉक्टर ने लगाए। मैं एक बात पूछता हूँ, पीछे आवाज जा रही, भैया वो जो सबसे पीछे बैठे वहां आवाज जा रही है आप लोगों को? हाथ उठा के जरा बताइए, आवाज जा रही है क्या? जा रही ना? हाँ तो ताली बजाओ। भात खाने आए हो क्या यार? है मैं भात खाने आया। तो बहन जी बैठी हुई हैं, 4 लाइन में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं महिलाओं के लिए, और आप लोग भरपूर समर्थन करिएगा अगर आपको लगे कि हमने सही प्रार्थना की है। कि हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए ना, हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए ना, और कंचन कमनीय काया बनी रहे आपकी, कोई कमजोरी और रोग भी सताए ना, और पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, जैसे जगजीवन भैया हमारे बंधे हुए हैं, कि पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कुछ आप कहें कान पूछ भी हिलाए ना, और रूप सौंदर्य दिन रात बढ़े आपका,
और सरकार इस पर टैक्स भी लगाए ना। मेरे ऊपर एक आरोप लगता है कि जो मेरी लड़कियां फैन हैं उन पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूं, और जो लड़के फैन हैं उनको उतना टेंशन नहीं देता हूं, ध्यान नहीं देता हूं। यकीन मानिए, आपकी उपस्थिति को साक्षी मान करके कहता हूं कि ये जो आरोप आप लोग मुझ पर लगाते हैं वो एकदम सही है, एकदम सही है। क्यों ऐसा करता हूं? एक लड़की आपको फॉलो कर ले, 40 लड़कियां आपको बिना कहे फॉलो कर लेंगे। 40, और एक लड़की अगर छोड़ दे तो 400 लड़के फरार हो जाएंगे। तो जब तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करते तो हम तुम्हारी इज्जत काहे करें? हम तो जानते जब तक ये फॉलो करेंगे तब तक तुम फॉलो करते रहोगे, और ऐसे ऐसे करके मिलियन तक फॉलोअर पहुंचा दिए हम। हैं? तो हाँ, बजाओ बजाओ, मन करते बजा दो। हाँ ठीक है, बजा दो बजा दो। तो हमने कहा कि क्यों ऐसा करता हूं कि अपना अपना और अपनों का मुझको भरोसा बड़ा, गैर के जो रहेंगे भरोसे कहाँ जाएंगे। अपना और अपनों का मुझको भरोसा बड़ा, गैर के जो रहेंगे भरोसे कहाँ जाएंगे। और बेहया के पेड़ हैं, हम बेहया के पेड़ हैं, तब आप ताली बजाते हो। हम अपने कहे हम आपको बेहया के पेड़ कहेंगे तब हैं? तब क्या करोगे कि बेहया के पेड़ हैं, हम अपने आप बढ़ रहे। बेहया के पेड़ पाले पोसे कहाँ जाएंगे। और बनते ही जल गए जो तीखे और खारे हैं। व्यंजन कहो ऐसे परोसे कहाँ जाएंगे। व्यंजन कहो ऐसे परोसे कहाँ जाएंगे। और बर्फी जलेबियां जब साथ में हमारे होंगी, 3 कोन वाले फिर समोसे कहाँ जाएंगे। देखो आप लोग बड़ा अच्छा ताली बजा रहे हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो। और हमें एक चीज, जब भी मंच पर जाते हैं तो कई बार संचालक ये कहता है कि भैया थोड़ा सा कम पढ़ना, कहता थोड़ा सा कम पढ़ना। यकीन मानिए, हम उससे साफ साफ कहते हैं कि भैया जितना बताओगे उतना ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम थानेदार रहे हैं। हमको अगर मिल जाए, हम ये बता देते कि हमारा पेमेंट दे दो, हम बिना पढ़े चले जाएं, क्योंकि हम थानेदार रहे हैं। हमको अगर मिल जाता है, हमको अगर मिल गया तो उसके बाद एक डंडा फालतू नहीं मारते हैं। एक डंडा फालतू नहीं मारते हैं। तो जब हम पेमेंट करते हम चले जाए, तो एक कल्पना कि रावण जब कलयुग में आया और हनुमान जी भी आए। हनुमान जी ट्रैफिक में बने इंस्पेक्टर, हनुमान जी बने ट्रैफिक में इंस्पेक्टर, और रावण बने, नहीं हाँ, हनुमान जी बने ट्रैफिक में इंस्पेक्टर, और रावण वहां से बाइक से निकल रहा था। हनुमान जी चेकिंग लगाए हुए थे। रावण आया, हनुमान जी ने रोका और उसका चालान काट दिया। अब देखो दोनों लोगों की वार्तालाप क्या हो रही है कि रावण ने कहा कि सुनो वीर हनुमान जी, आप मेरा फर्जी ये चालान क्यों बनाते हैं। रावण ने कहा कि सुनो वीर हनुमान जी, आप मेरा फर्जी ये चालान क्यों बनाते हैं। और वर्दी जो मिल गई है इसका घमंड यार। ये बहुत सब कहते हैं बड़ा वर्दी घमंड हो गया है तुमको, वर्दी घमंड हो गया है तुमको, कि वर्दी जो मिल गई है इसका घमंड यार। वर्दी का गलत आप फायदा उठाते हैं। बोले हनुमान जी है ट्रैफिक कानून कड़ा, इसकी बारीकी आप जान नहीं पाते हैं। क्यों चालान कर रहे हैं कि बोले हनुमान जी है ट्रैफिक कानून कड़ा, इसकी बारीकी आप जान नहीं पाते हैं। और यहाँ वहां बाइक से घूमते हैं 10 शीश हैं, हेलमेट एक में लगाते हैं। तो जब एक में हेलमेट लगाओगे तो चालान होगा भाई। तो आराम, अच्छा अच्छा,
चलो बस इसके बाद रामलीला फिर खत्म, मतलब ये कह रहे हैं कि 2-4 मिनट और बचा है, ठीक है। एक बार आप लोग ताली बजाओ, आगे बढ़ाता हूँ मामला। रावण ने कहा कि यार अब तो कानून का शासन है, पूरा पालन करना पड़ेगा। उसने 9 हेलमेट तुरंत सामने दुकान से मंगाया, 9 हेलमेट लगाया, एक लगाया तो 9 हेलमेट और लगाया। मई जून का महीना एकदम गर्मी में पसीना पसीना। और जैसे माहौली से तनिक कुतुब नगर की तरफ बढ़ा, हनुमान जी फिर मिल गए, फिर चालान काट दिया। अब की रावण का सीरियसली गुस्सा आ गया कि मतलब सब कुछ करा दिया, फिर मेरा चालान। अब सुनिए वार्तालाप कि रावण ने कहा कि यार वीर हनुमान जी, आप तो कसम खाकर पीछे पड़ जाते हैं और 10 सिर में 10 हेलमेट पहना दिए हैं, फिर आप मेरा ये चालान क्यों बनाते हैं? बोले हनुमान जी नहीं है मेरा दोस्त कोई, बोले हनुमान जी नहीं है मेरा दोस्त कोई, ट्रैफिक रूल आप नहीं फॉलो कर पाते हैं। बोले हनुमान जी नहीं है मेरा दोस्त कोई, ट्रैफिक रूल आप नहीं फॉलो कर पाते हैं, और 10 सिर में 10 हेलमेट लगाते हैं, उसी क्षण आप ओवरलोड हो जाते हैं। रावण गुस्सा गया, बहुत जोर से बोला, ये क्या तब आपने तमाशा बना रखा है यार? तो ये बताओ कि हमारा चालान रुकेगा कब? हनुमान जी ने कहा कि जब तक राम राम नहीं करोगे तब तक चालान कटता रहेगा। कहे तो राम राम करेंगे तो चालान बच जाएगा, कहे हाँ बिल्कुल चालान बच जाएगा। तो फिर कहा कि अच्छा और कोई तरीका हमें बताओ कि हमारा चालान बचेगा कब? हनुमान जी ने इधर देखा, कोई मोबाइल लिए वीडियो नहीं बना रहा था, इधर देखा कोई पत्रकार भी नहीं खड़ा था। तो कहा हमारा चालान बचेगा कब? तो हनुमान जी ऐसे मुस्कुराए और धीरे से कान में बोले, पुलिस चाहेगी तब। एक बार ताली बजाओ और मजा आ जाए। हमने थाने में रामलीला करा दी, और आपसे एक अनुरोध है कि इतनी देर से आप लोग तालियां बजा रहे हैं, बार बार हम लोग भी निवेदन करते हैं कि तालियां बजाते रहिए। तो आप लोग तालियां बजाते बजाते थके बिल्कुल नहीं होंगे, हमें नहीं लगता थके हुए। और हम इतना कहते हैं कि भाई तालियां बजाते बजाते हमारा कार्यक्रम पार करा दो, बाकी भगवान हमसे मतलब नहीं है। एक से एक अच्छे से अच्छे कवि यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने किसी का नाम इसलिए नहीं लिया कि भैया जब हम भी अपना सामान बेचने आए तो दूसरे हलवाई की जलेबी की तारीफ हम क्यों कर दें? है? हमने थाने में रामलीला कराई, असली रामलीला कराई। और क्या घटना दुर्घटना हुई, ये मेरी कविता है कि मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था, मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुंबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्मपत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी। मेरी 2 और पत्नी बनने आई, महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाने लगी। मजा आवे तो ताली बजाओ भैया। आपकी ताली बजाने से हमको याद आता जाता है। हाँ, आपकी ताली से याद आ जाता है। तो बेलन मार मार के भगाने लगी। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी। भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए। 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए, बेवजह पड़ गए। मैंने अपने सबसे खास सिपाही को, कोतवाल था, कोतवाल का हमारा जो सबसे खास सिपाही था, मैंने अपने सबसे खास सिपाही को राम बनाया था। मैंने अपने सबसे खास सिपाही को राम बनाया था। उसके खिलाफ पूरा थाना चिल्लाया था कि साहब आप बबूल को आम बना रहे हैं, आप बबूल को आम बना रहे हैं। अरे जो रावण से भी गया गुजरा है उसको राम बना रहे हैं। आपको लगता है ये रामलीला को नया मोड़ देगा? आपको लगता है ये रामलीला को नया मोड़ देगा? 100 रुपये नहीं छोड़ता है। अयोध्या की राजगद्दी क्या ये छोड़ देगा?
रामलीला अलग चलेगी, अपना नाटक अलग गाएगा। अगर कोई डीलिंग वाली बात आ गई तो बीच नाटक रोल छोड़ेगा, भाग जाएगा। आपको लगता है सिर्फ परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ? एक सेकंड बताऊंगा कि जब कोई मामला, कोई आपका हथियार, कोई गाड़ी, कोई चीज अगर थाने में दाखिल हो जाती है तो उसको कहते हैं माल मुकदमाती। क्या कहते हैं? माल मुकदमाती। रट लीजिएगा, काम आएगा। माल मुकदमाती, उसकी जिम्मेदारी थाने के हेड मुहर्रिर पर होती है, सबकी जिम्मेदारी बटी होती है। अब सुनिएगा कि आपको लगता है सिर्फ परशुराम लक्ष्मण का संवाद हुआ, मगर असली तमाशा धनुष टूटने के बाद हुआ। धनुष टूटते ही थाने का हेड मुहर्रिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरे थाने को अपने सर पे उठाने लगा। उसका रवैया बहुत ही जज्बाती था, उसका रवैया बहुत ही जज्बाती था, क्योंकि जो धनुष टूटा था वो माल मुकदमाती था। हेड मुहर्रिर ने कहा हम अलग से केस करेंगे, हेड मुहर्रिर ने कहा हम अलग से केस करेंगे, कल अदालत में माल तलब है। अब आप ही बताइए कौन सा धनुष पेश करेंगे? हेड मुहर्रिर ने कहा हम अलग से केस करेंगे, कल अदालत में माल तलब है। आप ही बताइए अब कौन सा धनुष पेश करेंगे? मैंने एक तरकीब बताई, जो हेड मुहर्रिर को भाग गई। तब तक पुरातत्व की टीम थाने पर आ गई। पुरातत्व की टीम वाले अलग गरमाने लगे, हमारा थाना, हम थानेदार, उल्टा जलवा बताओ हमको दिखाने लगे। पुरातत्व की टीम वाले अलग गरमाने लगे, हमारा थाना, हम थानेदार, उल्टा जलवा बताओ हमको दिखाने लगे। मजबूरी में मैंने उल्टा केस किया। अगले दिन 50 किलो गांजा और टूटे धनुष के साथ पुरातत्व वालों को ही अदालत में पेश किया। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से ही फरार हो गया। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन में मत उलझाओ, तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ। दिलवा सकते हो तो इन दशरथ बने कोतवाल से मुझको 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, कहते खत्म करो, क्योंकि उनका ट्रेन है। 4 लाइन सुनाऊंगा और सुना करके अपना स्थान लूंगा। 4 लाइन मेरी वो वायरल लाइन है जिन्होंने मुझे पहचान दी, जिनकी वजह से आप लोगों ने हमको जाना, हमको पहचाना। हालांकि मेरे बहुत वीडियोस वायरल हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में जितने लोग बैठे हैं, कम से कम जिनसे हमने तैनाती के दौरान कुछ न कुछ लिया है, वो लोग हमको जरूर पहचानते होंगे। तो जिसने मुझे पहचान दी कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो ताली, नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, गद्दा जस मजा दरी में न पई हो, और ठास के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी में न पई हो।